आशा है आप लोग जुड़ गए होंगे। स्वदेशी जागरण मंच पूर्वी उत्तर प्रदेश के द्वारा आयोजित स्वदेशी जागरण मंच पूर्वी उत्तर प्रदेश के द्वारा आयोजित आज के इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। अजय जी के विशेष निवेदन पर और सर्वेश जी के मार्गदर्शन में आज इस कार्यक्रम में आप सबों के साथ सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। अजय जी भी जुड़ चुके हैं। आज एक ऐसा ऐतिहासिक दिन है। मैं इस ऐतिहासिक दिन को इस प्रकार से बताऊं कि भारत जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और उस लोकतांत्रिक देश में 72 वर्षों के इतिहास में 25 जून अत्यंत ही महत्वपूर्ण दिवस है। मुझे लग रहा है कि 25 जून 1975 को देश के लोकतंत्र के इतिहास में जो हुआ वह अपने आप में अत्यंत ही महत्वपूर्ण था। 25 जून 1975 ऑफ कर दो, स्विच ऑफ कर। 25 जून 1975 की मध्यरात्रि में भारत के लोकतंत्र पर एक बहुत बड़ा ग्रहण लगा और 72 वर्षों के इतिहास में एक काले अध्याय का आरंभ हो गया। ऐसा कहा जाता है कि इंदिरा गांधी जी के द्वारा भारत के इतिहास में जो आपातकाल लगाया गया उसकी पृष्ठभूमि और तात्कालिक कारणों पर ध्यान देना आवश्यक होगा। 1971 का वर्ष था। इंदिरा गांधी ने अपनी उपस्थिति एक गरीबों के मसीहा के रूप में प्रकट करने का इसको ऑफ करो। एक गरीबों के मसीहा के रूप में प्रकट करने का प्रयास किया। वह बैंकों का नेशनलाइजेशन हो, प्रीवी पर्सेस को समाप्त करने के फैसले हों, गरीबों के समर्थक के रूप में अपने को उजागर करने का प्रयास हो, या फिर प्रसिद्ध कवि श्रीकांत शर्मा द्वारा रचित गरीबी हटाओ नारे को लेकर जनता के बीच में जाने की बात हो। 1971 के में जो 5वें आम सभा के चुनाव हुए उसमें इंदिरा गांधी जी रायबरेली से 1 लाख से ज्यादा वोटों से चुनी गई, परंतु उनके विपक्ष में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के प्रत्याशी राजनारायण जी ने उनकी जीत को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी। राजनारायण संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के एक जाने माने नेता थे और जुझारू थे। उनके वकील शांति भूषण थे और उन्होंने इंदिरा गांधी के ऊपर सरकारी मशीनरियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के सचिव यशपाल कपूर ने बिना इस्तीफा दिए किस प्रकार से इंदिरा गांधी के चुनाव में कार्य करना प्रारंभ किया। इन तमाम आरोपों का जांच करने के पश्चात जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने सरकारी मशीनरी एवं संसाधनों के दुरुपयोग के कारण जन प्रतिनिधित्व कानून के अंतर्गत इंदिरा गांधी के चुनाव को अयोग्य घोषित करार दिया तथा नई व्यवस्था बनने तक अगले 3 सप्ताह तक इंदिरा गांधी को अध्यक्ष प्रधानमंत्री बने रहने की अनुमति दी।
गजब की विडंबना थी। विडंबना इस प्रकार से थी कि इंदिरा गांधी को यह स्पष्ट हो गया कि आने वाले 6 वर्षों तक के लिए वह किसी भी लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव नहीं लड़ सकती। अब उनके लिए यह आवश्यक हो गया कि जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा के द्वारा दिए गए निर्णय को मानते हुए प्रधानमंत्री पद को भी छोड़ दिया जाए। समय सिर्फ 3 सप्ताह का था। असमंजस और ऊहापोह की स्थिति थी। देश में अनिश्चितता था। 8 सालों के कड़े मशक्कत के बाद किसी प्रकार से इंदिरा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऊपर कब्जा किया और इसे कांग्रेस इंदिरा के रूप में परिवर्तित किया था। एक छोटे से निर्णय ने मानो इस गांधी नेहरू परिवार की तमाम तमन्नाओं को धूल धूसरित कर दिया। और यही वह समय था जब इस दिए गए 20 सप्ताह के भीतर इंदिरा गांधी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और हाई कोर्ट के निर्णय को रोक लगाने की मांग की, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाने से मना कर दिया। जस्टिस यूआर कृष्ण अय्यर ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनने रहने की तो अनुमति तो दे दी, लेकिन वह अंतिम फैसला आने तक सांसद के रूप में मतदान नहीं कर सकती थी। कोर्ट में बतौर सांसद इंदिरा गांधी के वेतन और भत्ते लेने पर भी रोक लगा दिया गया। ऐसे में उनके सामने एक ही रास्ता था, या तो प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दें और अपने किसी चहेते को प्रधानमंत्री बनाएं। कांग्रेस में लगातार मंथन हो रहा था और इस मंथन के इर्द गिर्द डी.के. बरुआ, जो तत्कालीन कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उनका यह प्रस्ताव था कि इंदिरा गांधी अंतिम निर्णय आने तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाल लें। उनका स्पष्ट कहना था कि कांग्रेस की अध्यक्ष वह बन जाएं और बरुआ प्रधानमंत्री तब तक बन जाते हैं। लेकिन ऐसा लगा कि मानो पूरे गांधी नेहरू परिवार के ऊपर एक प्रकार का संकट छा गया। जहां तक निर्णय था कि इन तमाम चीजों में अब एक ही आशा की किरण दिखाई दे रही थी कि किसी प्रकार से पूरे देश में आपातकाल की घोषणा कर दी जाए। देश में एक इस प्रकार का वातावरण था कि पूरे कांग्रेस के प्रति, इंदिरा गांधी के प्रति और सरकार के प्रति लोगों के मन में क्षोभ था। ऐसा इसलिए था कि जिस नारे को देकर इंदिरा गांधी सत्ता में आई थी, गरीबी हटाओ के नारे को देकर, हुआ ठीक उसका उल्टा था। व्यापार और कारोबार में राज्य का नियंत्रण एक अधिकाधिक बढ़ गया। आयकर की दरें 80 से 90% तक पहुंचा दी गई। आर्थिक स्वतंत्रता लगातार सीमित होती चली गई। वर्ष 1971-72 और 1972-73 में भारी सूखा हुआ। अनाज उत्पादन, बिजली उत्पादन में भारी गिरावट हुई। कच्चे तेल का दाम 3 गुना बढ़ा। फलस्वरूप 1971 के बाद से प्रतिवर्ष महंगाई लगभग 10% के दर से बढ़ी। इस बढ़ती हुई महंगाई के कारण गरीबी, बेरोजगारी अपने चरम सीमा पे थी। नतीजा था समाज में व्यापक असंतोष।
कांग्रेस राजनीतिक दल के रूप में इस असंतोष का समायोजन ठीक से नहीं कर पा रही थी। जयप्रकाश नारायण के रूप में इस असंतोष को एक जननायक मिला। यही वह दौर था जिसमें गुजरात में असंगठित नवनिर्माण आंदोलन प्रारंभ हुआ। जननायक जयप्रकाश नारायण ने बिहार के छात्र आंदोलन को एक संगठन, लक्ष्य, नेतृत्व और करिश्मा प्रदान किया और छात्रों के आग्रह से वह इसमें कूद पड़े। उन्होंने छात्रों को इस बात के लिए तैयार किया कि 1 साल तक वह अपने अपने महाविद्यालय और विश्वविद्यालय नहीं जाएंगे और वैकल्पिक राजनीतिक प्रणाली के निर्माण के लिए संघर्ष करेंगे। इसी दौरान मार्च 1975 में जयप्रकाश नारायण ने संसद के तरफ मार्च किया, जिसमें 4 लाख से अधिक लोग सम्मिलित हुए थे। यह वही दौर था जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय आया और सुप्रीम कोर्ट ने भी पूरी सहमति तो नहीं प्रदान की, परंतु आंशिक सहमति उस पर प्रदान कर दी। 23 जून 1975 का वक्त था और 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में जयप्रकाश नारायण के द्वारा एक महारैली का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस और सैनिक बलों से असंवैधानिक और अनैतिक आदेशों को नहीं मानने का आग्रह किया गया। जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी को स्वार्थी और महात्मा गांधी के आदर्शों से भटका हुआ बताते हुए उनके इस्तीफे की मांग की। जयप्रकाश नारायण जी ने राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की उस कविता के कुछ अंशों को जनता के बीच में नारे के रूप में तब्दील किया, इसमें कहा गया था, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अब यह आंदोलन का उद्घोष बन गया था। 25 जून 1975 की रात को बिना मंत्रिमंडल की अनुशंसा के ही संविधान के अनुच्छेद 352 का दुरुपयोग करते हुए राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने देश में आपातकाल की घोषणा की। 26 जून 1975 को प्रातःकाल राष्ट्र के नाम अपने संदेश में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा, आपातकाल जरूरी हो गया था। एक जन सेना को विद्रोह के लिए भड़का रहा है, इसलिए देश की एकता और अखंडता के लिए यह फैसला जरूरी हो गया था। मुझे लग रहा है कि जयप्रकाश नारायण जी के 25 जून 1975 के रामलीला मैदान के उस उद्घोष से इंदिरा गांधी डर गई थी। उन्हें अब यह लगने लगा था कि भारत की जनता अब सत्ता की तरफ लगातार बढ़ रही है। उन्हें यह लगने लगा था कि अब जन विद्रोह असंभाविक है। उन्हें यह लगने लगा था उन्हें अब गद्दी खाली करनी पड़ेगी और इसीलिए आपातकाल की घोषणा केवल निजी फायदों और सत्ता को बचाने के लिए की गई थी। यही कारण था कि इंदिरा गांधी ने अपने मंत्रिमंडल से भी सलाह लेना मुनासिब नहीं समझा। यह आपातकाल एक ऐसा समय था जो भारत के लोकतंत्र के स्वर्णिम इतिहास के उन काले पन्नों को उद्धृत करता है जिसमें उसी जनता से जिससे यह संविधान की संप्रभुता ली गई है, उनको दबाया गया, उनको कुचला गया, उनको सताया गया और उनकी अधिकारों को तार तार कर दिया गया। यह 25 जनवरी 1975 की रात 25 जून 1975 की रात से ही प्रारंभ हो गया। उसी मध्यरात्रि में
विपक्षी नेताओं की धरपकड़ और उनको जेल भेजने का सिलसिला प्रारंभ हुआ। सबसे पहले जयप्रकाश नारायण को पकड़ा गया, अटल बिहारी वाजपेयी को बंदी बनाया गया, लाल कृष्ण आडवाणी को जेल भेजा गया, जॉर्ज फर्नांडिस, कांग्रेस कार्यकारी समिति के अध्यक्ष के सदस्य चंद्रशेखर, कांग्रेस के ही सदस्य रामधन आदि उसी रात को गिरफ्तार कर लिए गए। बड़े नेताओं की गिरफ्तारी की सूचना भी उनके रिश्तेदारों, मित्रों, सहयोगियों को नहीं दी गई। उन्हें कहां रखा जा रहा था इसकी भी जानकारी किसी को नहीं थी। बंदियों को तंग करना, अकेले में रखना, उनका समय पर इलाज न करना, शाम 6 बजे ही जेलों के अंदर काली कोठड़ी में उन्हें बंद कर देना, जैसे सैकड़ों उदाहरण उन राजनीतिक कार्यकर्ताओं के ऊपर की गई बर्बरता को बताते हैं। आपातकाल के पहले सप्ताह में ही 15,000 से ज्यादा लोगों को बंदी बनाया गया और 1977 के प्रारंभ तक, मार्च तक लगभग 1,40,000 लोगों को किसी न किसी धाराओं के अंतर्गत जेलों में बंद किया गया। पुलिस अत्याचार के अनेकों उदाहरण मिलते हैं। सत्याग्रहियों और भूमिगत कार्यकर्ताओं को उनके सहयोगियों का नाम बताने के लिए अकारण ही परेशान किया गया। उनका पता और ठिकाना लगाने के लिए उनको मजबूर किया गया। उनके कामकाज की जानकारी लेने के लिए उन्हें दंडित किया गया। विभिन्न सत्याग्रहियों को रात को सोने नहीं दिया जाता, उन्हें खाना नहीं दिया जाता, उन्हें प्यासा रखा जाता, भूखा रखा जाता, उन्हें घंटों खड़ा करा दिया जाता, डराया जाता, धमकाया जाता, हफ्तों तक सवालों के बौछार उनके ऊपर किए जाते हैं और उन तमाम चीजों के मूल में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, किसी प्रकार से लोकतंत्र की हत्या करना। सत्याग्रहियों के साथ अमानवीय व्यवहार किए गए और बहुत से ऐसे लोग थे, जैसे केरल के राजन को मशीन के अंतर्गत उनको डाल दिया गया। दिल्ली के जसवीर सिंह को पेड़ पर उल्टा लटकाकर 2-3 दिन तक पीटा गया। बेंगलोर के लॉरेंस फर्नांडिस, जो ऑस्कर फर्नांडिस के भाई थे, उनके साथ अमानवीय व्यवहार किए गए और उन्हें सताया गया। यही नहीं, 1 नवंबर 1975 को राष्ट्रमंडल सम्मेलन में पर्चे बांटने पर छात्रों को, विद्यार्थियों को बुरी तरह से पीटा गया। उनके साथ अभद्रता के साथ पेश आया गया। महिला बंदियों के साथ अशोभनीय व्यवहार किए गए। जयपुर की महारानी गायत्री देवी, ग्वालियर की विजया राजे सिंधिया, महाराष्ट्र की मृणाल गोरे को असामाजिक और बीमार बंदियों के साथ रखा गया। महिला बंदियों के साथ गंदे मजाक किए गए और मानवता को तार तार करने का प्रयास किया। प्रयास यह था कि डराकर, धमकाकर और किसी प्रकार से लोकतंत्र का गला घोटा जाए। यही नहीं हुआ, संविधान की धज्जियां भी उड़ाई गईं और संविधान और कानून को दरकिनार किया गया। संविधान को संशोधित करने का प्रयास किया गया, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष पर जीवन भर किसी अपराध को लेकर कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। इस प्रकार का अधिनियम राज्यसभा से पारित कर लिया गया, परंतु उसे लोकसभा में नहीं प्रस्तुत किया गया। 42वां संविधान संशोधन,
जो संविधान के मूल ढांचे को कमजोर करने का प्रयास करता था, संसद के दोनों सदनों से पारित किया गया। यह 22वां 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संघीय प्रावधानों पर कुठाराघात था। यह सरकार के तीनों अंगों को, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के बीच में शक्ति के संतुलन को बिगाड़ने का प्रयास किया गया। आपातकाल के पहले सप्ताह में ही अनुच्छेद 14 जो समानता के अधिकारों का अधिकार देता है के ऊपर रोक लगाया गया। अनुच्छेद 21 जो जीवन और संपत्ति का अधिकार देता है उसके ऊपर रोक लगाया गया। अनुच्छेद 22 जो गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर अदालत में के सामने पेश करने के अधिकारों को प्रदान करता है उसके ऊपर भी रोक लगाया गया। अनुच्छेद 19 को जनवरी 1976 में निलंबित कर दिया गया। इसके अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रकाशन करने, संघ बनाने, सभा करने की स्वतंत्रता भी छीन ली गई। अर्थात इसका एकमात्र तात्पर्य था, एकमात्र उद्देश्य था संविधान और संविधान में निहित विभिन्न प्रकार के मौलिक अधिकारों को छिन्न भिन्न कर देना, उनको समाप्त कर देना। इसी प्रकार से रासुका में भी बदलाव किया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में 19 जून 1975 के संशोधन से नजरबंदी के बाद बंदियों को इसका कारण जानने का अधिकार समाप्त कर दिया गया। 16 जुलाई 1975 को नजरबंदियों को कोर्ट में अपील करने का अधिकार भी ले लिया गया। 10 अक्टूबर 1975 के संशोधन द्वारा नजरबंदी के कारणों की जानकारी कोर्ट या किसी को भी देने के को अपराध बना दिया गया। इस प्रकार से मानवाधिकारों का उल्लंघन किया गया और मौलिक अधिकारों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया। सिर्फ राजनेताओं, राजनीतिक दलों, मौलिक अधिकारों तक ही यह अत्याचार सीमित नहीं था, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया और पत्रकारिता के ऊपर भी अंकुश और अत्याचार को थोपने का प्रयास किया गया। अखबारों पर सेंसर बोर्ड बैठा दिया गया। समाचार एजेंसियों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने नया कानून बनाया। आपत्तिजनक सामग्री के प्रकाशन पर रोक लगाने की व्यवस्था की गई। इसमें विद्याचरण शुक्ल जो उस समय के सूचना प्रसारण मंत्री थे, उनकी बहुत ही अहम भूमिका थी। उन्होंने मीडिया के ऊपर और पत्रकारों के ऊपर अंकुश और सेंसर लगाने में इंदिरा गांधी का भरपूर साथ दिया। यही नहीं, पीटीआई, यूएनआई, हिंदुस्तान समाचार, समाचार भारती जैसे समाचार एजेंसियों को समाप्त कर उनका विलय कर दिया गया और एक समाचार एजेंसी बनाई गई। प्रेस के लिए आचार संहिता की घोषणा की गई। उन अखबारों को और अखबार के मालिकों को जिन्होंने इस तमाम आपातकाल के दौर में यदि इंदिरा गांधी और उनके टीम के सदस्यों के साथ हाँ में हाँ नहीं मिलाया तो उन्हें बंद करने का प्रयास किया गया। जैसे इंडियन एक्सप्रेस के प्रकाशन को रोकने के लिए उसके बिजली के तार काट दिए गए। इंडियन एक्सप्रेस की संपत्ति को दिल्ली नगर निगम के द्वारा कब्जा कर बेचने का प्रयास किया गया और अंततः इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बिठाया गया और अंततः उसके तत्कालीन संपादक एस मुलगन स्वामी को सेवा मुक्त कर दिया गया। यही नहीं, बहुत सारे संपादक जो वर्नेकुलर प्रेस से थे
उनको गिरफ्तार किया गया। स्टेट्समैन ने भी जुलाई 1975 को सरकार के द्वारा मनोनीत निदेशकों की नियुक्ति की कोशिश की। प्रबंध निदेशक ईरानी पर मुकदमा किया गया और उनके पासपोर्ट को जब्त कर लिया गया। सिर्फ अखबारों तक अत्याचार सीमित नहीं थे, बल्कि ये अत्याचार और भी बढ़ गए थे। यह अत्याचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर थे। यह अत्याचार विभिन्न प्रकार के नाटकों पर थे। यह अत्याचार विभिन्न अन्य प्रकार क्षेत्रों के लोगों पर थे। जैसे अमृत नाहटा की फिल्म किस्सा कुर्सी का पर रोक लगा दिया गया। इसी प्रकार से आंधी फिल्म पर भी रोक लगाया गया। किशोर कुमार को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया और उनके गानों को नहीं सुनने की इजाजत दी गई। अर्थात हर प्रकार से, वह राजनेताओं पे हो, राजनीतिक दलों पे हो, विपक्षी पार्टियों पे हो, वह महिलाओं पे हो, वह संवैधानिक प्रावधानों पे हो, वह देश के कानून पे हो, या फिर वह पत्र पत्रिकाओं पे हो, वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हो, चौतरफा आक्रमण उस समय की कांग्रेस पार्टी और इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया, जिससे लोकतंत्र का गला दबा दिया जाए। यह अत्याचार सिर्फ इन्हीं क्षेत्रों में सीमित नहीं था। यह अत्याचार आर्थिक क्षेत्रों में भी गया। जैसे आर्थिक नीति में मनचाहे परिवर्तन किए गए, श्रमिकों के मूल अधिकारों को कम करने का प्रयास किया गया। संशोधन के बाद न्यूनतम बोनस को 8.33% से घटाकर 4% कर दिया गया। एलआईसी और उसके कर्मचारियों के बीच जो औद्योगिक डिस्प्यूट्स थे, उस पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संसद के द्वारा बदल दिया गया। मजदूरों के हड़तालों को दमनकारी तरीकों से कुचला गया। सिर्फ जनवरी 1976 में पश्चिम बंगाल में बोनस कानून में संशोधन का विरोध करने पर सिर्फ पश्चिम बंगाल में 16,000 मजदूरों को गिरफ्तार किया गया, उन्हें बंदी बनाया गया, उनके ऊपर अत्याचार किए गए। अर्थात कोई भी क्षेत्र हो, अत्याचार लगातार जारी था। इसी प्रकार से न्यायपालिका और वकीलों पर भी अत्याचार और लगातार उनकी प्रताड़ना जारी थी। नागरिक अधिकारों की रक्षा करने वाले वकीलों को भी नहीं बख्शा गया। जो वकील विभिन्न राजनीतिक दलों, राजनेताओं और सत्याग्रहियों की आजादी के लिए न्यायालयों में जाते थे, उनके खिलाफ भी हर प्रकार के हथकंडे अपनाए गए। बार काउंसिल के अध्यक्ष श्री राम जेठमलानी को सबक सिखाने के लिए संसद में कानून बनाया गया, जिसके द्वारा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को बार काउंसिल का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। यही नहीं, उन न्यायाधीशों को जो नजरबंदियों के मुकदमे को न्यायसंगत तरीके से देख रहे थे या उस पर फैसला देने का प्रयास कर रहे थे, या जिन्होंने फैसला दिया था, उनको भी दंडित करने का प्रयास किया गया। उनके तबादले किए गए। यही नहीं, आम जनजीवन में भी किसी न किसी प्रकार से सरकार ने हस्तक्षेप करने का प्रयास किया। जैसे जबरन नसबंदी, लोगों का जबरदस्ती परिवार नियोजन किया गया। इसमें कुछ वैसे भी लोग थे जो अविवाहित थे, जिनकी शादियां नहीं हुई थी, उनकी भी नसबंदी कर दी गई। जिनकी नसबंदी हो चुकी थी, उनकी दोबारा नसबंदी कर दी गई। अर्थात लक्ष्य यह था कि किसी न किसी प्रकार से जनता के भीतर शासन का, प्रशासन का भय हो, आतंक हो, जिससे वह अपनी आवाज नहीं उठा पाए। विभिन्न शहरों में अतिक्रमण हटाने के बहाने से नागरिकों को बेघर कर दिया गया। जैसे दिल्ली,
मुजफ्फरनगर, सुल्तानपुर, सहारनपुर, हरियाणा का पिपली अतिक्रमण हटाने के नाम पर घरों पर बुलडोजर चला दिया गया। लगभग प्रत्येक शहरों में इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। सड़कों को बढ़ाने के नाम पर मकानों को तोड़ा गया। जिसने विरोध किया उसके ऊपर लाठियां चलाई गई, जिसने विरोध किया उसके ऊपर गोलियां चलाई गई। परिणाम आपके सामने था, लोकतंत्र की हत्या हो चुकी थी। और यही नहीं हुआ, ऐसा कहा जा रहा था कि प्रारंभ के महीनों में आपातकाल के लागू होने के बाद भ्रष्टाचार की कमी होगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। 2-3 महीने के पश्चात ही चारों तरफ भ्रष्टाचार व्याप्त था। कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को इन भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसाने का प्रयास किया गया और उन्हें पदच्युत भी कर दिया गया। जैसे हेमवंती नंदन बहुगुणा, नंदिनी सत्यपति, सिद्धार्थ शंकर रे, उनको उनके पदों से हटा दिया गया। मारुति के नाम पर गांधी नेहरू परिवार ने काफी पैसे जमा किए। पूंजीपतियों और कारोबारियों को मजबूर किया गया, जिससे जबरन पैसे वसूले गए। और इन तमाम चीजों के पीछे जो महत्वपूर्ण कार्य यह था कि किसी प्रकार से इंदिरा गांधी को सत्ता में बनाए रखा जाए। परंतु जनता के विरोध के कारण अब ऐसा लगने लगा था जैसे मानो पूरा देश एक जेल में तब्दील हो चुका है। 72 वर्षों के स्वर्णिम इतिहास में, लोकतंत्र के इतिहास में, यह काले अध्याय आज भी हमें उसी प्रकार से सताते हैं, हमसे प्रश्न पूछते हैं कि आखिर क्या था। परंतु जिस व्यक्ति ने यह आंदोलन चलाया, जयप्रकाश नारायण जी ने जिस प्रकार से आंदोलन चलाया और जो वह क्रांति की बात की, जिसे हम समग्र क्रांति या संपूर्ण क्रांति कहते हैं, उसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उस तानाशाही सत्ता को उखाड़ फेंकने में जयप्रकाश जी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। भारत की स्वतंत्रता महात्मा गांधी के द्वारा बताए गए रास्ते सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह के द्वारा प्राप्त हुई थी। महात्मा गांधी का यह लक्ष्य था कि भारत को स्वराज दिलाया जाए। महात्मा गांधी के प्रमुख अनुयायियों में हम विनोबा भावे को जानते हैं। उन्होंने एक सर्वोदय की बात की। इसका अर्थ यह है कि स्वराज तभी मिल सकता था जब सबका उदय हो, जब सबका विकास हो। और जयप्रकाश नारायण जो स्वयं भी एक गांधी के अनुयायी थे, जो इस तमाम आंदोलन के एक जननायक थे, जिन्होंने इस आंदोलन का बिगुल बजाया, जिन्होंने यह नारा दिया कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। मुझे लग रहा है कि उनके द्वारा दिए गए विचारों को समझना उतना ही आवश्यक होगा आज के दिन, जितना आवश्यक यह होगा कि उस अत्याचारी शासन के द्वारा इंदिरा गांधी ने किस प्रकार से भारत के स्वर्णिम इतिहास में वह काले पन्ने जोड़े थे। जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय के जिस संपूर्ण क्रांति या समग्र क्रांति का स्वप्न देखा था, वह उनके सत्तालोभी अनुयायियों के कारण बिखर गया। जो लोग उस समय जयप्रकाश के अनुयायी थे, उन्होंने ही उनके सपने को चूर चूर कर दिया। क्या था यह समग्र क्रांति? क्या था यह संपूर्ण क्रांति? किस प्रकार के भारत का सपना जयप्रकाश नारायण ने देखा था? जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण या समग्र क्रांति का दर्शन विनोबा भावे के सर्वोदय को परिवर्तित दर्शन है, जो सप्त क्रांति के संकल्पों पर खड़ा है। अब 4 चीजें हैं। पहला है स्वराज, जिसकी परिकल्पना महात्मा गांधी ने की थी। दूसरा है सर्वोदय, जिसकी परिकल्पना विनोबा भावे ने की। तीसरा है समग्र क्रांति या दूसरे शब्दों में संपूर्ण क्रांति, इसकी परिकल्पना जयप्रकाश नारायण ने की थी। और चौथा है कि यह समग्र क्रांति या संपूर्ण क्रांति कैसे खड़ा हो सकता है, कैसे प्राप्त किया जा सकता है, तो यह सप्त क्रांति के आधार पर ही प्राप्त किया जा सकता है।
अब क्या है यह सप्त क्रांति, संपूर्ण क्रांति, समग्र क्रांति, और किस तरह से स्वराज को प्राप्त किया जा सकता है? सत्ता परिवर्तन से जयप्रकाश नारायण जी के अनुसार कुछ नहीं होगा। व्यवस्था परिवर्तन की बात जयप्रकाश नारायण ने की थी, और वह व्यवस्था परिवर्तन तब हो सकता था जब एक समग्र क्रांति लाया जाए, कंप्लीट रिवॉल्यूशन लाया जाए, संपूर्ण क्रांति लाया जाए। व्यवस्था को तो हटाया ही जाए, व्यवस्था के साथ साथ जो अलग अलग प्रकार के लक्ष्य हैं उनको प्राप्त किया जाए। सामाजिक जीवन के बीच के लक्ष्य, व्यक्तिगत जीवन के लक्ष्य, उनका ऐसा मानना था कि समाज में जब परिवर्तन होगा तो व्यक्ति के जीवन में भी परिवर्तन होगा। अतः समाज और व्यक्ति दोनों के जीवन में परिवर्तन कर हम स्वराज को प्राप्त कर सकते हैं। और यही परिकल्पना थी जिसके कारण से उन्होंने उस सत्ता को, उस तानाशाही सत्ता को उखाड़ फेंकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसकी आगाज इंदिरा गांधी ने आज के दिन, आज से 45 वर्ष पूर्व की थी, 25 जून 1975 को। मुझे लगता है कि संपूर्ण समग्र क्रांति और सर्वोदय में कोई विशेष अंतर नहीं है। दोनों में भेद है तो सिर्फ इतना कि सर्वोदय अगर लक्ष्य है तो संपूर्ण क्रांति या समग्र क्रांति एक साधन है। यदि एक गोल है तो दूसरा मीन्स है। यही महत्वपूर्ण है कि समग्र क्रांति जीवन में आधारभूत परिवर्तन का एक रूप है, जिसके बिना सर्वोदय संभव नहीं था। जयप्रकाश नारायण का समग्र या संपूर्ण क्रांति महात्मा गांधी के स्वराज के संकल्पों का व्यावहारिक प्रत्याख्यान है, जिसमें सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह बुनियादी रूप से स्थित है। अर्थात इनके भी आधार वही हैं जो महात्मा गांधी के स्वराज के आधार थे, सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह। अतः जयप्रकाश नारायण महात्मा गांधी के अनुयायी होने के साथ साथ उनके द्वारा उनके जो सपने थे उनको साकार करने के लिए लगातार प्रयासरत थे। यह समग्र क्रांति के दर्शन में मार्क्सवादी विचारों के साथ साथ पश्चिमी विचारकों की अवधारणा, गांधी और विनोबा के विचारों का भी समन्वय है। यदि हम इसकी बात करें तो हम देखते हैं कि यह कहीं न कहीं दत्तोपंत ठेंगड़ी, जो स्वदेशी जागरण मंच के एक तरह से कहा जाए उसके प्रख्याता हैं, उसके विचारक हैं, उनका महत्वपूर्ण योगदान है। उनको जयप्रकाश नारायण जी के बहुत करीब पाया जा सकता है। और हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से समग्र क्रांति उन्हीं लक्ष्यों को, उन्हीं रास्तों से प्राप्त करने की बात करता है, इस प्रकार से ठेंगड़ी जी करते थे। अब इन तमाम चीजों में व्यक्ति में परिवर्तन को महत्व देते हुए उनका बल संपूर्ण सामाजिक परिवर्तन पर था जयप्रकाश नारायण जी, जिससे स्वाधीनता को वास्तविक रूप से पाया जा सके। उनका मानना था कि राज सत्ता चाहे जिस रूप में हो वह कल्याणकारी नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें जनता की भागीदारी अप्रभावी रहती है। अर्थात राज सत्ता क्या है? जनता विरोधी है, और जब तक जनता की भागीदारी नहीं होगी स्वराज नहीं मिलेगा। और इसीलिए राज सत्ता आक्रामक तानाशाह की तरह काम करने लगती है, जिससे लोकतंत्र सिर्फ उसके लिए एक ओट भर है, दिखाने के लिए लोकतंत्र है। राज सत्ता का स्वभाव, उसका जो बेसिक इंस्टिंक्ट है वो दूसरा है। अब जब हम समग्र क्रांति के दर्शन पे विचार करते हैं और सप्त क्रांति का संकल्प लेकर चलते हैं तो उसके विभिन्न दर्शन हैं। इसमें सामाजिक क्रांति है, आर्थिक क्रांति है, राजनीतिक क्रांति है, सांस्कृतिक क्रांति है, नैतिक और आध्यात्मिक क्रांति है, बौद्धिक क्रांति है और शैक्षिक क्रांति है। यह जब 7 अलग अलग क्षेत्रों में क्रांति आएगी तो यह क्रांति मिलकर समग्र क्रांति होगी। यही जयप्रकाश नारायण जी का लक्ष्य था, और इसीलिए उन्होंने सत्ता को चुनौती दी। इसीलिए कहा कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। इसीलिए उन्होंने कठोर कारावास की सजा सही, और इसीलिए उन्होंने पूरे देश को एकजुट किया। अब जब समग्र क्रांति की हम बात करते हैं तो सबसे पहले है सामाजिक क्रांति। हमने देखा था कि सामाजिक क्रांति क्या है।
समरस समाज का पर्याय रहे, जो समान भाव से सभी वर्गों और जातियों को देखती हो और उन्हें बराबर का अधिकार प्रदान करती हो। ठीक है, इसी प्रकार से आर्थिक क्रांति, अर्थोपार्जन, संपत्ति का अधिकार, न्याय संगत उत्पादन तथा वितरण व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक नागरिक की हिस्सेदारी सुरक्षित करना, यह आर्थिक क्रांति है। अर्थात सामाजिक क्रांति में सबसे महत्वपूर्ण है भेदभाव की समाप्ति। न जाति के आधार पर भेद, न वर्ग के आधार पर भेद, न धर्म के आधार पर भेद, और सबको समान अधिकार, बराबर का अधिकार। यह सामाजिक क्रांति, यह हमारे संविधान में भी निहित है, और यह संविधान के प्रमुख मूल ढांचे में आर्थिक क्रांति, इसका अर्थ क्या है? अर्थोपार्जन, और साथ साथ संपत्ति का अधिकार। जो इंदिरा गांधी ने प्रयास किया कि संपत्ति के अधिकार को ले लिया जाए, जो इंदिरा गांधी ने प्रयास किया कि विभिन्न प्रकार से जो आर्थिक क्षेत्र है उसमें हस्तक्षेप किया जाए, जो उन्होंने प्रयास किया कि यही नहीं, आर्थिक व्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक नागरिक की हिस्सेदारी सुनिश्चित करना, ये भी एक प्रमुख कारण था जयप्रकाश नारायण जी के आर्थिक क्रांति का। आगे वह बात करते हैं तीसरा जो क्रांति है, सप्त क्रांति, माने यह 7 क्रांति की बात करता है, राजनीतिक क्रांति की। जनता अपने समाज सरकार से अधिक प्रभावी हो और राजनीतिक दल सत्ता को लेकर जनता की उपेक्षा न कर सके। उनका मानना था कि जनता का प्रभाव इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में कम हो जाता है। अतः जनता का प्रभाव कैसे बना रहेगा? जनता का प्रभाव बना रहेगा जब वह जनता अपने सरकार से ज्यादा प्रभावी रहेगी, और सरकार से जब ज्यादा कब प्रभावी रहेगी? जब ऐसी स्थिति हो कि कोई भी राजनीतिक दल जनता की उपेक्षा न कर सके। यही नहीं, यह तभी संभव है जब जनता के पास यह अधिकार रहेगा कि वह अपने प्रतिनिधियों को निर्वाचन के पश्चात वापस बुला सके। तभी क्या होगा? तभी जनता प्रभावी रहेगी, और यही राजनीतिक क्रांति था। जो अगली क्रांति थी, चौथी क्रांति, जो सप्त क्रांति के अंतर्गत आती है, वह है सांस्कृतिक क्रांति। देश को सांस्कृतिक रूप से संपन्न करना चाहते थे। बिना उसके हम उस हृदय परिवर्तन की कल्पना भी नहीं कर सकते जिससे सामाजिक बदलाव संभव हो सके। जब तक सांस्कृतिक क्रांति नहीं होगी, सामाजिक बदलाव संभव नहीं होगा, और सामाजिक क्रांति सबसे महत्वपूर्ण थी। सांस्कृतिक क्रांति अपने नागरिकों को धार्मिक कट्टरवाद छोड़कर राष्ट्र धर्म सिखा सकता है, और यह सबसे आवश्यक है देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए, कि हम धर्म छोड़कर राष्ट्र की बात करें। इसी प्रकार से जो 5वीं क्रांति की उन्होंने बात की, वह थी बौद्धिक क्रांति, इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन। ऐसा समाज जिसमें वैचारिकता को स्थान हो। बर्नार्ड रसेल ने ठीक ही कहा था, विचार शक्ति किसी भी अन्य मानवीय शक्ति से बड़ी होती है। हम कह सकते हैं कि हमारे पास वैचारिक क्षमता है, इसीलिए हम पशुओं से अलग हैं। और इसी की बात जयप्रकाश नारायण जी ने अपने समग्र क्रांति में की। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और ऐसे वातावरण का निर्माण हो जिसमें कला, संस्कृति, साहित्य के विकास का रास्ता प्रशस्त हो तथा जनता वैचारिक चेतना को प्रखर करे। जो अगली क्रांति थी जिसकी उन्होंने बात की, वह थी शैक्षिक क्रांति। शिक्षा का अधिकार हो, रोजगार आधारित शिक्षा हो, जिसकी बात महात्मा गांधी ने भी की थी कि किस प्रकार की शिक्षा देश में होनी चाहिए। उन्होंने हिंदू स्वराज में इसकी परिकल्पना की थी, और वही बात जयप्रकाश नारायण भी अपने समग्र क्रांति में करते हैं। देश और समाज के दायित्वों के प्रति सजगता के साथ राष्ट्र निर्माण का भाव विकसित कर सके। अगर इस प्रकार की शिक्षा हम देने में सफल होते हैं तो हम देश के लक्ष्यों को, समाज के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। अगला जो अंतिम है, वह है नैतिक आध्यात्मिक क्रांति।
कहा जाता है कि नैतिक बल सबसे बड़ा बल है और बिना नैतिक हुए न तो हम कृत कार्य हो सकते हैं और न हमारा समाज शुद्ध हो सकता है। अतः समाज को शुद्ध बनाने के लिए, सामाजिक क्रांति करने के लिए, शैक्षणिक क्रांति करने के लिए, बौद्धिकता को ऊंचे स्तर पर ले जाने के लिए, आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सबसे जो आवश्यक है, राजनीतिक क्रांति करने के लिए सबसे जो आवश्यक है वह है हमारा नैतिक बल, मोरल वैल्यूज, मोरल फोर्स, और उसी की परिकल्पना जयप्रकाश नारायण जी ने की। नैतिक हुए बिना हम दावा नहीं कर सकते कि ईश्वर हमारे साथ है। नैतिकता अनुचित, अवांछनीय, अपवित्र आचरण से हमें मुक्त करता है। अतः इस क्रांति के द्वारा हम समाज के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। जयप्रकाश नारायण जी ने यही प्रयास किया था कि किस प्रकार से समाज में एक नवनिर्माण किया जाए, सत्ता परिवर्तन के स्थान पर व्यवस्था परिवर्तन किया जाए, ऐसे राजनेताओं का निर्माण किया जाए जिसमें महात्मा गांधी के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके, जिससे स्वराज स्थापित किया जा सके, जिससे लोकतंत्र के नींव को मजबूत किया जा सके, जिससे लोगों को उनके अधिकार दिलाया जा सके, जिससे समाज में समरसता लाई जा सके, जिसमें नैतिकता के बल को मजबूत किया जा सके, जिसमें रोजगार अभिमुख व्यवस्था स्थापित की जा सके, जिसमें हर हाथ को कार्य इस प्रकार की व्यवस्था हो। इन तमाम चीजों की परिकल्पना जयप्रकाश नारायण जी ने की। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि आज के समय में वही चुनौतियां हैं जो आज से 45 वर्ष पूर्व थी। राष्ट्र धर्म के आधार पर अपना अपना धर्म महत्वपूर्ण है, आर्थिक भेदभाव है, छुआछूत अभी भी वर्तमान है, जात पात अभी भी विद्यमान है और शिक्षा अभी भी रोजगार से कोसों दूर है। नैतिकता लगातार पराजित होती जा रही है। जिन नेताओं के आधार पर जयप्रकाश नारायण जी ने 1945-75 से लेकर 1977 के बीच में यह महत्वपूर्ण आंदोलन किया और सत्तासीन इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी की नींव उखाड़ दी, मुझे लगता है कि वही उसके सत्याग्रही बाद में सबसे बड़े भ्रष्टाचारी बने। आज आवश्यकता है, आज के दिन न सिर्फ जयप्रकाश नारायण जी को याद करने की, बल्कि आज के समय की जो चुनौतियां हैं, जो देश की एकता और अखंडता के ऊपर चुनौती है, जो आतंकवाद की समस्या है, जो जातिवाद की समस्या है, जो भ्रष्टाचार की समस्या है, उन तमाम समस्याओं को दूर करने के लिए आज भी उस समग्र क्रांति की उतनी ही आवश्यकता है जितनी इसकी आवश्यकता 1975 में जयप्रकाश नारायण जी ने महसूस की थी। मुझे लगता है कि आज इस महत्वपूर्ण दिवस पर जब हम इस काले अध्याय की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, यह आवश्यक हो जाता है कि हम सब साथ मिलकर जयप्रकाश नारायण जी और उनके साथ जुड़े हुए वह तमाम भारतीय राजनीति के शीर्ष पे रहने वाले नेतागण, जिसमें माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, जॉर्ज फर्नांडिस जी, सुरेंद्र कुमार जी, मधु दंडवते जी, चंद्रशेखर जी, उन तमाम लोगों के प्रति असली श्रद्धांजलि, उनके प्रति हमारा असली स्नेह तभी होगा जब हम प्रयास करें कि जयप्रकाश नारायण जी ने जिन आधारभूत सोच के आधार पर यह प्रयास किया था कि किस प्रकार से पूरे देश में एक क्रांति लाई जाए और किस प्रकार से न सिर्फ संपूर्ण समग्र परिवर्तन किया जाए समाज में, बल्कि व्यक्तियों के जीवन में भी मूलभूत परिवर्तन किया जाए, जिससे हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। आज के समय की चुनौतियां उसी प्रकार से, वह आंतरिक सुरक्षा का विषय हो, बाह्य सुरक्षा का विषय हो, राजनीति में भ्रष्टाचार हो,
मैंने बताया जातिवाद हो, धर्म के आधार पर लोगों को देश विरोधी कार्यों में संलिप्त करवाने का प्रयास हो इत्यादि। हम हर जगह देख रहे हैं, लगातार चुनौतियां हैं। शहरों में चुनौतियां हैं, गांवों में चुनौतियां हैं, राजनीति में चुनौती है, सामाजिक जीवन में चुनौती है, आर्थिक क्षेत्र में चुनौती है। बेरोजगारी का वही प्रकार है जो 1975 और 77 के मध्य था। तो इन तमाम चीजों को कैसे दूर किया जा सकता है? तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए मुझे लगता है कि एक और क्रांति की आवश्यकता है। और आज के दिन इस स्वदेशी जागरण मंच, इनके विचारों और इनके कार्यों को अगर लागू किया जाए तो हम देखते रहे चौतरफा आक्रमण है देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर। इस आक्रमण को झेलने के लिए आवश्यक यह है कि एक आत्मनिर्भर भारत का निर्माण किया जाए। और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण तभी हो सकता है जब समग्र क्रांति के द्वारा बताए गए रास्तों से इन 7 अलग अलग क्षेत्रों में, वह सामाजिक क्षेत्र हो, वह आर्थिक क्षेत्र हो, वह राजनीतिक क्षेत्र हो, वह सांस्कृतिक क्षेत्र हो, वह बौद्धिक क्षेत्र हो, वह शैक्षिक क्षेत्र हो, वह नैतिक और आध्यात्मिक क्षेत्र हो, इन तमाम क्षेत्रों में जब हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें और एक ऐसे भारत की स्थापना करें, एक ऐसे देश की स्थापना करें, एक ऐसे राष्ट्र की स्थापना करें जो वास्तव में विश्वगुरु हो और जो सभी देशों को मार्ग दिखा सके, प्रशस्त कर सके और ऐसी स्थिति में रहे, वसुधैव कुटुंबकम के रास्ते पर चले। परंतु उसके लिए आवश्यक यह है कि हम आत्मनिर्भर बने और हम जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा, विनोबा भावे के द्वारा, दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के द्वारा, दीनदयाल उपाध्याय जी के द्वारा बताए गए रास्तों का पालन करें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। मुझे लगता है कि आज के लिए यही हमारे लिए सबसे बड़ा संदेश होगा और हमें गर्व होगा जब हम यह कर पाएंगे। स्वदेशी जागरण मंच पूर्वी उत्तर प्रदेश इस दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, लगातार प्रयास कर रहा है, जमीन पे भी प्रयास कर रहा है, वैचारिक स्तर पर भी प्रयास कर रहा है, सामाजिक स्तर पर भी प्रयास कर रहा है कि इन तमाम समग्र क्रांति के लक्ष्यों को एक जन क्रांति में परिवर्तित किया जाए। अथक प्रयास और लोगों के बीच में अथक परिश्रम। मुझे लग रहा है कि आज का मेरा यह उद्बोधन उसी दिशा में एक प्रयास है और एक छोटा सा कदम है। आने वाले दिनों में यह प्रयास जारी रहेगा और स्वदेशी जागरण मंच पूर्वी उत्तर प्रदेश अपने लक्ष्यों को निश्चित रूप से पूरा करेगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सबको नमस्कार करता हूं। जय स्वदेशी, जय हिंद।